हाँ जी, ये गलती बिल्कुल मत करना कि टेनिस टैक्सेशन अब तक के आता नहीं है, तो चलो अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर में हम इस चैप्टर को स्किप करके जाते हैं। बिल्कुल मत करना, क्योंकि टेनिस टैक्सेशन के अंदर में कई सालों बाद 2 अमेंडमेंट आए हैं जो फाइनेंस एक्ट 25 से आए हैं। इस चार्ट रिविजन को जरूर देखना, ताकि ये चार्ट रिविजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो अपकमिंग एग्जाम के अंदर में। चलिए चार्ट रिविजन की शुरुआत करते हैं। मैं हूं सीए विजय साठ, और बहुत सारे टॉपिक सीए फाइनल, सीए में फाइनल के अंदर में हम लोग डाल रहे हैं चार्ट रिविजन के। आई होप आप लोगों ने देखा हो गया। लास्ट की फ्यू 5-6 टॉपिक बाकी है, वो भी हम लोग डाल करके खत्म करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिएगा ये चार्ट रिविजन। ये चार्ट आपको ekatramacademy.com के ऊपर मिल जाएगा, और आप हमारे सेंटर पार्टनर से भी इसे बाय कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, सो टेनिस टैक्सेशन स्कीम क्या है? इंडियन शिपिंग कंपनी के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सिंपल शब्दों में देखिए, फॉरेन शिपिंग कंपनी है तो इसका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपको एनआर टैक्सेशन में देखने को मिलेगा। मैंने चार्ट अपलोड कर दिया, जाकर के देख लेना, राइट। लेकिन इंडियन शिपिंग कंपनीज का पीजीबीपी दो तरीके से कंप्यूट हो सकता है। एक नॉर्मल वे सेक्शन 28 से 44, यहाँ पे एडलेस करके आप उनका पीजीबीपी निकाल सकते हो। और इंडियन शिपिंग कंपनी के लिए एक और ऑप्शन है कि वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे भी अपना क्या कर सकते हैं, पीजीबीपी शो कर सकते हैं, और उस कंसेप्ट को ही हम कहते हैं टेनिस टैक्सेशन। सो बेसिकली टेनिस टैक्सेशन क्या है? प्रिजम्पटिव इनकम फॉर एन इंडियन शिपिंग कंपनी बीइंग एन एलिजिबल कंपनी। समझ में आ रहा है? सो चेक कीजिएगा। Tonnage is a measure of cargo carrying capacity of a ship. The term is derived from tunes and cask earlier, जिसको वाइन्स के लिए यूज किया जाता था। It is just a concept like presumptive taxation for the Indian shipping business, right? अगर आप इस सेक्शन को ऑप्ट करते हैं तो आपको टैक्स पे करना है even if there is a loss, क्योंकि आप यहां कैरेज के बेसिस पे, आपको याद है 44A में आप क्या करते हैं? 44A में आप हेवी गुड्स या लाइट गुड्स के बेसिस पे क्या करते हैं? पीजीबीपी कंप्यूट करते हैं। वहां एक्चुअल प्रॉफिट आया या नहीं आया उससे आपको कोई लेन देन नहीं होता। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। शिप की कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है? पीजीबीपी कंप्यूट करना पड़ता है। सो इवन दो देयर इज एक्चुअल लॉस, बट प्रिजम्पटिव इनकम के तहत आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। सो टैक्स इज पेएबल इवन व्हेन देयर इज अ लॉस इन अ ईयर। चेक करिए। हाँ जी मलिक, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये जो टेनिस टैक्सेशन स्कीम है इंडियन शिपिंग कंपनी के लिए कितने साल के लिए वैलिड होती है? एक बार इंडियन शिपिंग कंपनी ने टेनिस टैक्सेशन ले लिया, ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड होगी, और 10 ईयर्स तक के आप इसमें बाहर नहीं आ सकते। आप इस ऑप्शन में तभी आ सकते हैं जब आप कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। सो टेनिस टैक्सेशन स्कीम पहली बात तो ऑप्शनल है, और अगर आप ऑप्ट करते हैं टेनिस टैक्सेशन स्कीम को तो आपको 10 ईयर्स के लिए ये क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। एंड ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट आउट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल तक के फिर आप बाहर नहीं आ सकते। और अगर इस स्कीम में आना है तो आपको कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द कंडीशंस इस सेक्शन में आने के लिए? पहला, आप एक क्वालिफाइंग कंपनी होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंड, द मोमेंट आप क्वालिफाइंग कंपनी नहीं रहे, दिस ऑप्शन विल कम टू एन एंड। तो ये ऑप्शन आपका एंड हो जाएगा कब? अगर आप क्वालिफाइंग कंपनी नहीं रहे, आपको जो प्रोविजंस फॉलो करने बोली थी आपने वो फॉलो नहीं करिया, कंपनी को एक्सक्लूड किया गया है बाय डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली फ्रॉम द टेनिस टैक्सेशन स्कीम, राइट। एओ ने एक डिक्लेरेशन सबमिट किया है डिपार्टमेंट को कि भैया अब आपको ये प्रोविजंस का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, एंड 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 या तो आपने अपना पीजीबीपी ऑलरेडी अदर प्रोविजन से कंप्यूट कर लिया है, तो आपको इन प्रोविजंस के अंदर में कवर नहीं किया जाएगा। चेक करिए। सो बेसिकली पीजीबीपी दो तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है, एक नॉर्मल पीजीबीपी या तो टेनिस टैक्सेशन स्कीम के हिसाब से। अब जब से हमने बात करी थी कि कंपनी कौन सी कंपनी होनी चाहिए, क्वालिफाइंग कंपनी, 115 BC आपको कहता है क्वालिफाइंग कंपनी क्या होती है। सबसे पहली बात तो ये एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो? इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या फिर एक कंपनी जिसका पोएम कहाँ हो? इंडिया के अंदर में हो। सो बेसिकली या तो ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या फॉरेन कंपनी जिसका पोएम इंडिया में हो उसे भी क्या माना जाता है? रेसिडेंट माना जाता है। इसके पास एटलीस्ट एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए, और इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है ये ऑपरेटिंग होना चाहिए शिप का। बेसिकली एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए या फॉरेन कंपनी जिसका पोएम इंडिया के अंदर में हो, एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए, और मेन ऑब्जेक्ट क्या हो? शिप ऑपरेशन का हो। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर में आपको एओ को अप्लाई करना होगा, और एओ फिर आपको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा आप इस स्कीम के आएंगे या नहीं। अब यहाँ एक हुआ है अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट है, जब हमने चार्ट रिलीज किया था तब तक ये अमेंडमेंट आया नहीं था, ये बाद में आया था। तो मैं चाहता हूं कि ये आप लिख ले। देखिए, एओ को जब भी एप्लीकेशन किया जाता था, एओ ये जो क्वालिफाइंग शिप है या नहीं है इसका ऑर्डर पास करता था विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज मेड। सो मान के चलिए 10 अप्रैल को आप लोगों ने क्या किया कि एप्लीकेशन किया, तो बाय 31 मई उसको ये डिसाइड करना पड़ता था कि भैया क्या ये वैलिड है या ये वैलिड स्कीम नहीं है।
अब 1/4/2025 से एओ का जो ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है उसको चेंज कर दिया गया है, 1 मंथ से कर दिया गया है 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन इज मेड। अब मान के चलिए आपने एप्लीकेशन किया 10 अप्रैल को, ये क्वार्टर एंड कब हो रहा है 30 जून को, वहां से 3 मंथ्स जुलाई अगस्त सितंबर तक के अब एओ डिसीजन ले सकता है कि क्या ये क्वालिफाइंग कंपनी है या नहीं। तो सब्सटैंशियल जंप हुआ है, मुझे लगता है ये पूछा भी गया तो एमसीक्यू माध्यम से आपको पूछा जाएगा, ये आप एक बार लिख लीजिए। सो एओ अप्रूव द स्कीम इन 1 मंथ, एओ अप्रूव द स्कीम in 1 month from the end of the month in which application is received. 1 month from the end of the month in which application is received. With effect from 1/4/25. With effect from 1/4/25. Within 3 months from the end of the month, within 3 months from the end of the quarter, in which application is received. Done? ओके मुझे लगता है ये एमसीक्यू आ सकता है, डेट के ऊपर भी आ सकता है, टाइम पीरियड के ऊपर भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आपने कहा कि एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए और इसके पास एटलीस्ट एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए। अब ये क्वालिफाइंग शिप क्या होती है, इसके डेफिनेशन में भी अमेंडमेंट आया है, तो ध्यान से सुनिएगा। अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 25 से आया है। सो अर्लियर ये शिप एक सी गोइंग शिप होना चाहिए था जिसका 15 नेट टनेज होना चाहिए था, राइट 15 नेट टनेज होना चाहिए था। इस बार एक अमेंडमेंट किया गया है, इनलैंड वेसल को भी एक क्वालिफाइंग शिप माना गया है। तो अब क्वालिफाइंग शिप के डेफिनेशन में 2 शिप आती है, एक सी गोइंग शिप जिसका नेट टनेज 15 टन हो, दूसरा इनलैंड वेसल्स को भी अब एक क्वालिफाइंग शिप माना गया है। यही अमेंडमेंट हुआ है। क्लियर है मालिक? दूसरा, ये शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया होना चाहिए, जिसके पास एक लाइसेंस टू ऑपरेट होना चाहिए। तो बेसिकली या तो ये एक सी गोइंग शिप होना चाहिए जिसका नेट टनेज 15 टन होना चाहिए, या तो ये एक इनलैंड वेसल होना चाहिए। फर्दर ये दोनों भी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कहां बेटा? इंडिया के अंदर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होगी, कुछ शिप्स इसके अंदर में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। पहला, ऐसी सी गोइंग शिप्स या वेसल विच आर यूज्ड फॉर सर्विसेज ऑफ अ काइंड नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन अ लैंड, जो सर्विसेज नॉर्मली लैंड पे भी अवेलेबल होती है उसके लिए यूज किया जाए। अब जैसे केकाइन के लिए जो केरला के अंदर में घूमा जाता है, लैंड के ऊपर जो सर्विसेज है वन एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होने का, वो अगर आप शिप या बोट के ऊपर भी ले लेते हैं तो ये इसके अंदर में कवर नहीं होगी। फिशिंग वेसल इसमें कवर नहीं होते, फैक्ट्री शिप एंड प्लेजर क्राफ्ट इसके अंदर में कवर नहीं होते, हार्बर रिवर फेरीज ऑफशोर इंस्टॉलेशंस इसके अंदर में कवर नहीं होते, और एक क्वालिफाइंग शिप जिसे मोर देन 30 डेज के लिए फिशिंग वेसल बोल के यूज किया गया है, ये भी इसके अंदर में कवर नहीं होते। क्या कवर नहीं होते? इररिलेवेंट है, क्या कवर होते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। एक, सी गोइंग शिप जिसका नेट टनेज 15 kg हो, दूसरा इनलैंड वेसल्स, ये अब क्या होते हैं, कवर होते हैं, एंड बोथ ऑफ देम मस्ट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। चेक कर लो। अच्छा, अब आते हैं एक सेक्शन 115 वीबी। अब देखिए शिप जो होते हैं ये बड़े महंगे आते हैं, तो कई कंपनीज ने रिक्वेस्ट करी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हम 2 लोग मिलकर के चार्टर कर लेते हैं, इसका कुछ स्पेस या कुछ पार्ट ये यूज करेगा, कुछ स्पेस और कुछ पार्ट मैं यूज करूंगा। और दोनों इंडियन कंपनीज ने कहा कि हम दोनों को टनेज टैक्सेशन स्कीम में ऑप्ट करना है। अब वो शिप किसी एक की तो है नहीं, दोनों सिर्फ पार्ट ऑफ द शिप यूज कर रहे हैं, तो जो कंपनी सिर्फ पार्ट ऑफ द शिप यूज कर रही है क्या वो भी टनेज टैक्सेशन स्कीम में आ सकती है? जवाब आया है यस, सेक्शन 115 वीबी के हिसाब से। सो अ कंपनी शैल बी रिगार्डेड एज ऑपरेटिंग शिप if it operate any ship whether owned or chartered by it and include the case even when the part of the ship has been chartered by it। so अगर part of the ship भी आपने चार्टर किया है जिसको हम ज्वाइंट चार्टर कहते हैं, तब भी आप ये स्कीम को क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मैनर ऑफ कंपटीशन कैसा रहेगा। देखिए मैनर ऑफ कंप्यूटेशन तो कुछ इस तरीके से रहेगा कि शिपिंग टनेज टैक्सेशन से आने वाली इनकम को एक सेपरेट बिजनेस माना जाएगा। जैसे पीजीबीपी में हम स्पेक्युलेटिव इनकम सेपरेट निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से टनेज भी एक सेपरेट बिजनेस निकलेगा। दूसरा,
अगर आप 115 ओ को वीओ को ऑप्ट करते हैं, दैट इज टनेज टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं, तो आपको फिर मैट एप्लीकेबल नहीं है, ये कंपनी को फिर मैट पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आता है एक्चुअल प्रिजम्पटिव इनकम किस तरीके से निकाला जाएगा, 115 वीजी। ये है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस सेक्शन के अंदर में आती है, राइट। आपकी टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी, ईच शिप की, हर एक शिप की इनकम को किस तरीके से निकाला जाएगा, डेली टनेज इनकम इनटू नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड। कम ऑन, पहले फॉर्मूला ये याद करो, डेली टनेज इनकम इनटू नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड, डेली टनेज इनकम इनटू नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड, डेली टनेज इनकम इनटू नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, डेली टनेज इनकम कैसे निकाला जाता है। डेली टनेज इनकम कैसे निकाला जाता है, ये डिपेंड करता है कि आपका नेट टनेज कितना है। अगर आपका नेट टनेज अप टू 1000 है तो 70 रुपीज फॉर ईच 100 टन आपको लेना होगा। अगर टनेज 1000 से 10,000 के बीच में है तो 700 रुपीज प्लस 53 रुपीज फॉर ईच 100 टन आपको क्या करना होगा, कंप्यूट करना होगा। 10,000 से 25,000 तक के है नेट टनेज, राइट, द कैरिंग कैपेसिटी, तो आपको 5470 प्लस 42 रुपीज फॉर ईच 100 टन लेना होगा। और अगर कैरिंग कैपेसिटी 25,000 के ऊपर है तो 11,770 प्लस 29 रुपीज फॉर ईच 100 टन आपको लेना होगा। तो सबसे पहले 70, फिर 53, फिर 42, फिर 29, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेट आपको ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अनफॉर्चुनेट है, इसको याद रखना, पर करना पड़ता है। यस अच्छा, जो टनेज है उसे राउंड ऑफ किया जाता है इन मल्टीपल्स ऑफ 100, ये भी याद रखिएगा। इसमें से कोई डिडक्शन या कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं किए जाते। टनेज टैक्सेशन स्कीम जो है ये जनरली कंपनी के टैक्स रेट पे एप्लीकेबल होती है। ये पीजीबीपी है। अब कंपनी का टैक्स रेट अगर 30% है तो 30% होगा, कंपनी का टैक्स रेट अगर 25% है तो 25% होगा। एज द केस में भी जो कंपनी का रेट होगा वो इस पे एप्लीकेबल रेट बन जाएगा। एंड जो टनेज टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करता है दे आर नॉट लायबल टू मैट, राइट। सो एक बार इसको फटाफट याद रखिएगा, ये डेली टनेज निकलेगा, इसको नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेली टनेज कितना आता है, पहले 1000 तक का नेट टनेज है तो आपको 70 रुपीज फॉर ईच 100 टन कंसिडर करना होगा, यानी 1000 के लिए कितना हो जाएगा, 700 रुपीज। 1000 से 10,000 है तो 700 रुपीज प्लस 53 रुपीज फॉर ईच 100 टन। बियॉन्ड 10,000 है अप टू 25,000 तो 5470 प्लस 42 रुपीज फॉर ईच 100 टन, एंड बियॉन्ड 25,000 है तो 11,770 प्लस 29 रुपीज फॉर ईच 100 टन। चलिए, क्योंकि इसे सेपरेट बिजनेस माना जा रहा है, इससे आने वाले लॉसेस सिर्फ इन्हीं की इनकम से सेट ऑफ किए जा सकते हैं, और जब तक कि आपने ये स्कीम नहीं ली थी तब तक के लॉसेस आप इस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर आता है कैपिटल गेन। मान करके चलिए अगर आप ये क्वालिफाइंग शिप को सेल कर देते तो क्या कैपिटल गेन आता है, हाँ, और कैपिटल गेन को नॉर्मल तरीके से कंप्यूट किया जाता है जैसे हम कैपिटल गेन को कंप्यूट करते हैं एज पर सेक्शन 45 to 51, राइट। और कॉस्ट ऑफ असेट क्या मानेंगे, क्योंकि बहुत लोग शिप के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं जो ऑब्वियसली करना भी चाहिए, तो इट शैल बी WDV फॉर अ क्वालिफाइंग शिप। में वैसे आपको याद दिला दूं, अगर आप शिप के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो ये एसेट डेप्रिसिएबल एसेट बन जाता है, और जब भी आप शिप सेल करेंगे तो नेचर ऑफ गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा एज पर सेक्शन 50, याद रखिएगा, राइट। जो भी स्कीम को ऑप्ट करता है उसे सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, एंड CA से रिपोर्ट लेना भी क्या है भाई साहब, मैंडेटरी है। ये रिपोर्ट लेकर के उसको क्या करना है, सबमिट करना है बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। एक लास्ट पॉइंट आता है कि भैया रिजर्व अकाउंट मेंटेन करना है। जो भी कंपनी टनेज टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर रही है इन्हें अपने बुक प्रॉफिट का एक परसेंटेज क्या करना है, रिजर्व अकाउंट में रखा जाता है। ये रिजर्व अकाउंट को लगभग 8 ईयर्स तक के यूज नहीं किया जाता, और जब यूज भी किया जाता है तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हो सकता है जो सेक्शन में मेंशन्ड है। मोस्ट ऑफ देम इज एक्वायरिंग न्यू प्लांट एंड मशीनरी। सो कंपनी शैल क्रेडिट टू अ रिजर्व अकाउंट एन अमाउंट नॉट लेस देन 20% ऑफ द बुक प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द कोर एंड इंसिडेंटल एक्टिविटी। अब ये कोर एक्टिविटी और इंसिडेंटल एक्टिविटी ये सब रेगुलर बुक के अंदर में लिखा है, बट कोर और इंसिडेंटल एक्टिविटी को जोड़ना, इसका 20% आपको कहां डालना है, रिजर्व्स में डालना है, राइट। एंड ईच ईयर एंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्वायरिंग न्यू शिप बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 years. If the amount is not utilized within 8 years, it shall be deemed to be income of 9th year. Income from incidental activity shall not be considered
ओनली अप टू 0.25% ऑफ द टर्नओवर फ्रॉम कोर एक्टिविटीज। अब इसके लिए आपको पहले कोर एक्टिविटी एंड इंसिडेंटल एक्टिविटी समझनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे इतना रिलेवेंट है, तो आप एज ऑफ नाउ इसको छोड़ सकते हैं। इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन द अमाउंट क्रेडिटेड टू द रिजर्व देन द फॉलोइंग अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर द अदर प्रोविजन। अगर आपने इतना रिजर्व नहीं बनाया या शॉर्टफॉल हुआ तो इतना अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज शिपिंग इनकम इनटू द शॉर्टफॉल डिवाइडेड बाय मिनिमम रिजर्व टू बी क्रिएटेड, राइट। एंड फेलियर हुआ अगर एटलीस्ट कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स में, तो ये स्कीम आपके लिए इनवैलिड हो जाएगी फॉर द 3rd ईयर। तो 2 साल तक के अगर आपने प्रॉपर रिजर्व मेंटेन नहीं किया तो तीसरे साल ऑटोमेटिकली आप नॉर्मल पीजीबीपी में कंप्यूट हो जाएगा, फिर ये प्रिजम्पटिव इनकम आपको मिलने वाला नहीं है, राइट। ओके डन। अच्छा, जो नया शिप आपने एक्वायर किया है, अगर आपने उसे विद इन 3 ईयर्स कभी भी ट्रांसफर कर दिया तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट को क्या माना जाएगा, डीम्ड पीजीबीपी मान लिया जाएगा। अब देखो ये जो पॉइंट हुआ या ये जो पॉइंट हुआ, इसको समझने के लिए आपको रेगुलर लेक्चर की जरूरत है। हाल फिलहाल में आपको ये मान के चलना है रिजर्व अकाउंट मेंटेन किया जाता है। डन, यस सर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टनेज टैक्सेशन स्कीम। बेसिकली 3 चीजें याद रखना है आपको पूरे टनेज टैक्सेशन के अंदर में। एक, अब एओ कब तक के इस ऑर्डर को पास कर सकता है क्योंकि ये अमेंडमेंट है। दूसरा, इनलैंड वेसल्स को भी क्या क्वालिफाइंग शिप माना जाता है, आंसर इज यस। और तीसरा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने हमारे एमआरपी क्वेश्चन बैंक के अंदर में इसके ऊपर क्वेश्चन रखे हैं, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। बेसिकली ये वही क्वेश्चन है जो मॉड्यूल के अंदर में भी कवर्ड है और पास्ट में भी पूछा गया है, तो वही उसके अंदर में भी कवर्ड है। एक बार जाकर के चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा इस कैलकुलेशन को करते कैसे। बाकी रेगुलर और फास्ट ट्रैक के अंदर में हमने इसको ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, ये चार्ट तो खत्म हुआ, अगले चार्ट का वेट कीजिए, मैं फटाफट सारे चार्ट डाल रहा हूं। उम्मीद करता हूं अपने दोस्तों को लाइब्रेरी में और अपने सारे जूनियर्स को भी जरूर कम्युनिकेट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।